न्यायाधीश। ये याद होगा कि अब्बे बुझोनी अंतिम कक्ष में नोर्तियर के साथ अकेले रह गए थे और वही वृद्ध तथा वही पादरी उस युवती के शव की देखरेख का दायित्व अपने ऊपर ले चुके थे। संभव है कि अब्बे की ईसाई शिक्षाएं या उनकी कोमल दया या उनके मनोहर शब्दों ने वृद्ध का साहस लौटा दिया हो, क्योंकि जैसे ही उसे पादरी से अकेले में बात करने का अवसर मिला, प्रारंभ में जिस निराशा ने उसे अभिभूत कर दिया था, उसकी जगह नोर्तियर के व्यवहार में पूर्ण धैर्य दिखाई देने लगा। और यह शांति उन लोगों को और भी अधिक आश्चर्यजनक लगी जिन्हें वैलेंटीन के प्रति उसके गहरे स्नेह की स्मृति थी। मोंस्यूर de विल्फोर ने उस सुबह के बाद से, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी, वृद्ध को नहीं देखा था। पूरे घर का ढांचा बदल दिया गया था। स्वयं विल्फोर के लिए एक नया नौकर रख लिया गया था, नोर्तियर के लिए दूसरा सेवक। मैडम द विल्फोर की सेवा में दो नई स्त्रियां आ गई थीं और इस प्रकार दरबान से लेकर कोचवान तक सबके चेहरे नए थे, मानो इस अभिशप्त घर के विभिन्न स्वामियों के बीच नई दीवारें खड़ी हो गई हों और उनके पहले से ही ठंडे संबंधों के बीच और भी दूरी आ गई हो। वैसे भी 3 दिनों बाद अदालत की कार्यवाही आरंभ होने वाली थी और विल्फोर अपने अध्ययन कक्ष में बंद होकर कादरूस के हत्यारे के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार करने में बुखार की सी व्यग्रता से लगा हुआ था। यह मामला, जैसे वे सभी मामले जिनमें मोंटे क्रिस्टो के काउंट का संबंध रहा था, पेरिस में भारी हलचल का कारण बन गया था। सबूत निर्णायक नहीं थे, क्योंकि वे केवल उन कुछ शब्दों पर आधारित थे जिन्हें मरते हुए एक कैदी ने लिखा था। वही कैदी जो उस व्यक्ति का पूर्व साथी रह चुका था जिस पर वह आरोप लगा रहा था, और जो संभव है कि घृणा या प्रतिशोध से प्रेरित होकर ऐसा कर रहा हो। न्यायाधीश नैतिक रूप से निश्चित था, पर उससे अधिक कुछ नहीं। अंततः राजकीय अभियोजक इस भयावह निश्चितता तक पहुंच गया था कि बेनेडेट्टो ही अपराधी है, और यह कठिन विजय उसे उन आत्मसंतोषों में से एक देने वाली थी जो उसके बर्फ जैसे हृदय की शेष संवेदनाओं को अभी भी छू सकती थीं। इस प्रकार विल्फोर के अनवरत परिश्रम के कारण मुकदमे की कार्यवाही आरंभ हुई। वह चाहता था कि इसे आगामी अधिवेशन का पहला मामला बनाया जाए, इसलिए उसे सामान्य से भी अधिक अपने को छिपाकर रखना पड़ा, ताकि उन असंख्य लोगों की मांगों का उत्तर देने से बच सके जो सुनवाई के लिए टिकट मांग रहे थे। इसके अतिरिक्त बेचारी वैलेंटीन को दफनाए अब भी बहुत कम समय बीता था। परिवार का शोक अब भी इतना ताज़ा था कि किसी को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि पिता पूरी तरह अपने कर्तव्यों में डूबा हुआ है, अर्थात उसी एक चीज में जो उसके दुख से उसका ध्यान हटा सकती थी। केवल एक बार, उस दिन के बाद जब बेनेडेट्टो को बर्तुच्चियो की दूसरी भेंट मिली थी, जिस दिन वह उसे उसके पिता का नाम बताने वाला था, अर्थात उसके अगले दिन जो रविवार था, केवल उसी एक बार, जैसा कि हमने कहा, विल्फोर ने अपने पिता को देखा। उस समय न्यायाधीश अत्यधिक थकान से अभिभूत होकर अपने घर के बगीचे में उतर आया था। वह अंधेरा किसी अटल विचार के बोझ से झुका हुआ, मानो तारक्विन की तरह अपनी छड़ी से सबसे ऊंचे खसखस के सिर काट रहा हो। उसी प्रकार रास्ते के दोनों ओर खड़े हॉली हॉक के लंबे मुरझाते तनों को गिरा रहा था। वे फूल जो अभी हाल ही में बीते मौसम में कितने चमकीले रहे थे और अब भूतों की तरह दिखाई देते थे। वह पहले भी कई बार बगीचे के अंत तक जा चुका था, अर्थात उस प्रसिद्ध फाटक तक जो परित्यक्त मैदान की ओर खुलता था, और हर बार उसी रास्ते से लौट आता था, उसी गति से टहलना फिर शुरू करता और वही हरकतें दोहराता रहता था। तभी उसने यंत्रवत घर की ओर देखा, जहां से उसे अपने पुत्र के खेल की ऊंची आवाज सुनाई दे रही थी। लड़का अपने विद्यालय से रविवार और सोमवार अपनी मां के साथ बिताने के लिए घर आया था। उसी क्षण उसने एक खुली खिड़की पर मोंस्यूर नोर्तियर को देखा। वृद्ध ने अपनी कुर्सी उस खिड़की तक मंगवा ली थी, ताकि अभी भी गर्म सूर्य की अंतिम किरणों का आनंद ले सके, जो मरती हुई कन्वॉल्वुलस की लताओं और बालकनी के चारों ओर लिपटी बेलों की लाल होती पत्तियों को विदा कहने आई थीं।
वृद्ध की आंख मानो किसी एक बिंदु पर स्थिर थी, जिसे विल्फोर ठीक-ठीक पहचान नहीं पा रहा था। उसकी दृष्टि में इतना घृणा और उग्रता भरा हुआ था और उसमें इतनी अधीरता जल रही थी कि राजकीय अभियोजक, जो उस चेहरे की हर सूक्ष्म अभिव्यक्ति को पढ़ने का अभ्यस्त था, अपने रास्ते से हट गया ताकि देख सके कि कौन उस दृष्टि को आकर्षित कर रहा है। नींबू के वृक्षों के एक झुरमुट के नीचे, जो लगभग पत्तियों से रहित हो चुके थे, उसने मैडम द विल्फोर को देखा। वह हाथ में एक पुस्तक लिए बैठी थी और बीच-बीच में पढ़ने से सिर उठाकर अपने पुत्र को मुस्कुराकर देखती थी, या उस रबर की गेंद को वापस फेंक देती थी, जिसे वह ड्राइंग रूम से बगीचे में बार-बार उछाल रहा था। विल्फोर पीला पड़ गया, क्योंकि वह समझ गया कि वृद्ध क्या चाहता है। नोर्तियर अभी भी उसी स्थान की ओर देख रहा था, पर उसकी आंखें बार-बार पत्नी से पति की ओर घूम जाती थीं, और तब स्वयं विल्फोर को उन भयानक आंखों के आक्रमण को सहना पड़ता था। वे आंखें जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर मुड़ते समय अपने अर्थ भी बदल देती थीं, पर अपने धमकी भरे भाव को कभी नहीं खोती थीं। न्यायाधीश जारी। मैडम द विल्फोर अपने सिर के ऊपर चल रही इन भावनाओं की टकराहट से बिल्कुल अनभिज्ञ, उस समय अपने पुत्र की गेंद हाथ में लिए उसे चुंबन के बदले आकर लेने का संकेत कर रही थी। पर एडवार को मनाने में काफी समय लगा। अपनी मां का एक चुंबन शायद उसे उस परिश्रम का पर्याप्त पुरस्कार नहीं लगता था जो उसे करना पड़ता। अंततः उसने निश्चय किया, खिड़की से कूदकर एस्टर और हेलियोट्रोप के फूलों की क्यारी में उतरा और पसीने से भीगा हुआ माथा लिए मैडम द विल्फोर के पास दौड़ आया। मैडम द विल्फोर ने उसका माथा पोंछा, उस गीली हाथी दांत जैसी त्वचा पर अपने होंठ रखे और बच्चे को एक हाथ में गेंद और दूसरे हाथ में मिठाइयां देकर वापस भेज दिया। विल्फोर किसी अदृश्य चुंबक से खिंचा हुआ, मानो सांप से मोहित पक्षी, घर की ओर बढ़ाया। जैसे जैसे वह पास आता गया, नोर्तियर की आंखें नीचे झुककर उसका पीछा करती रहीं, और उनकी पुतलियों की ज्वाला इतनी प्रज्वलित प्रतीत होती थी कि विल्फोर को लगा वह उसके हृदय की गहराइयों को भस्म कर रही है। वास्तव में उन आंखों में एक भयंकर आरोप पड़ा जा सकता था, साथ ही एक भयानक धमकी भी। फिर नोर्तिएर की आंखें और पलकों ने आकाश की ओर उठकर मानो अपने पुत्र को किसी भूली हुई शपथ की याद दिलाई। ठीक है महोदय, विल्फोर ने आंगन में कदम रखते हुए उत्तर दिया। ठीक है, एक दिन और धैर्य रखिए, मैं वही करूंगा जो मैंने कहा था। इन शब्दों से नोर्तियर मानो शांत हो गया और उसकी आंखें उदासीनता से दूसरी ओर घूम गईं। विल्फोर ने शीघ्रता से अपने उस कोट के बटन खोल दिए जो उसे घुटन दे रहा था, अपने पीले हाथ से माथा पोंछा और अपने अध्ययन कक्ष में लौट गया। रात ठंडी और शांत भी थी। घर में सभी लोग सामान्य रूप से सोने चले गए और सो गए। केवल विल्फोर, जैसा कि प्रायः होता था, दूसरों के साथ सोने नहीं गया, बल्कि सुबह के 5 बजे तक काम करता रहा। पिछले दिन जांच अधिकारियों द्वारा किए गए अंतिम पूछताछों की समीक्षा करता रहा, गवाहों के बयान का अध्ययन करता रहा और अपने प्रारंभिक भाषण की भाषा को स्पष्ट करता रहा। वह भाषण, जो उसके सबसे शक्तिशाली और सूक्ष्म रूप से रचित भाषणों में से एक था। अदालत का पहला अधिवेशन अगले दिन सोमवार को होना था। विल्फोर ने उस दिन को उगते देखा, अशुभ और रोगग्रस्त सा पीला, जिसकी नीली रोशनी लाल स्याही से लिखी पंक्तियों पर पड़ रही थी। न्यायाधीश एक क्षण के लिए सो गया था, जबकि उसकी दीपक स्वयं बुझ रहा था। दीपक के फड़फड़ाने की आवाज से वह जाग गया। उसके हाथ नम और स्याही से सने हुए थे, मानो उसने उन्हें रक्त में डुबो दिया हो। उसने खिड़की खोली। दूर क्षितिज पर नारंगी रंग की एक चौड़ी पट्टी फैल रही थी, जो आकाश के सामने काले रेखांकित पतले पॉपुलर वृक्षों को काटती हुई जा रही थी। शाहबलूत के पेड़ों के पास की दीवार के पार अल्फाल्फा के खेत में एक लार्क पक्षी आकाश की ओर उड़ गया, और उसके साथ उसकी साफ सुबह की धुन भी उठी। भोर की नम हवा विल्फोर के सिर पर बह गई
और उसकी स्मृतियों को जगा गई। आज वही दिन होगा, उसने स्वयं से कहा। आज न्याय की तलवार धारण करने वाले व्यक्ति को वहां प्रहार करना होगा जहां अपराधी हो। अनायास उसकी आंखें नोर्तिएर की खिड़की की ओर मुड़ गईं, जो उसकी खिड़की के ठीक कोण पर थी। वही खिड़की जहां उसने पिछली शाम वृद्ध को देखा था। पर्दा गिरा हुआ था, फिर भी उसके मन में अपने पिता की छवि इतनी स्पष्ट थी कि उसने उस बंद खिड़की से ऐसे बात की मानो वह खुली हो, और उस खुली जगह से वह उस धमकी भरे वृद्ध को देख सकता हो। हाँ, वह बुदबुदाया, चिंता मत कीजिए। उसका सिर झुककर उसकी छाती पर आ गया और सिर झुकाए हुए वह कुछ देर अपने अध्ययन कक्ष में टहलता रहा। फिर अंततः पूरी तरह कपड़े पहने ही एक सोफे पर गिर पड़ा। सोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी उन अंगों को ढीला करने के लिए जो थकान और उस काम की ठंड से जकड़ गए थे, जो हड्डियों की मज्जा तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे घर के सभी लोग जागने लगे। अपने अध्ययन कक्ष में बैठे विल्फोर को वे क्रमिक ध्वनियाएं सुनाई देने लगीं, जो मानो घर के जीवन को बनाती थीं। दरवाजों का खुलना और बंद होना, मैडम द विल्फोर की घंटी का बजना, जिससे उन्होंने अपनी दासी को बुलाया, बच्चे की पहली पुकारें, जो उस उम्र की स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ जागा था। विल्फोर ने स्वयं घंटी बजाई। उसका नया नौकर भीतर आया और साथ में समाचार पत्र तथा एक प्याला चॉकलेट लाया। ये क्या लाए हो? विल्फोर ने पूछा। चॉकलेट का एक प्याला। मैंने इसे नहीं मंगाया। मेरी इतनी देखभाल कौन कर रहा है? मैडम, उन्होंने कहा कि आज हत्या के मामले में महोदय को बहुत बोलना पड़ सकता है और इसलिए उन्हें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। और नौकर ने सोफे के पास की मेज पर वह सुनहरी प्याला रख दिया, वही मेज जो अन्य सबकी तरह कागजों से ढकी हुई थी। फिर वह बाहर चला गया। विल्फोर कुछ क्षण तक उस प्याले को कठोर दृष्टि से देखता रहा, फिर अचानक उसे पकड़कर एक ही घूंट में उसकी सारी सामग्री पी गया, मानो वह आशा कर रहा हो कि वह तरल कोई घातक विष हो, और वह मृत्यु को पुकार रहा हो कि वह उसे उस कर्तव्य से मुक्त कर दे जो उससे मरने से भी कठिन कार्य की मांग कर रहा था। फिर वह उठा और अपने अध्ययन कक्ष में चक्कर लगाने लगा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जिसे यदि कोई देख लेता तो भयावह मानता। चॉकलेट हानि रहित थी और मॉन्सियोर द विल्फोर को उससे कोई बुरा प्रभाव महसूस नहीं हुआ। जब नाश्ते का समय आया तो मॉन्सियोर द विल्फोर मेज पर नहीं पहुंचा। नौकर फिर अध्ययन कक्ष में आया। मैडम महोदय को यह सूचित करना चाहती हैं, उसने कहा, कि अभी 11 बज चुके हैं और अधिवेशन दोपहर 12 बजे आरंभ होगा। तो विल्फोर ने कहा, मैडम की तैयारी पूरी हो गई है, वह बिल्कुल तैयार हैं और जानना चाहती हैं कि क्या वह महोदय के साथ जाएंगी। कहाँ? न्यायालय। किस लिए? मैडम कहती हैं कि वह आज की कार्यवाही में उपस्थित होना बहुत चाहती हैं। आह! विल्फोर ने लगभग भयावह स्वर में कहा। सचमुच ऐसा है। नौकर सहम गया और बोला, यदि महोदय अकेले जाना चाहें तो मैं मैडम को बता दूंगा। कुछ क्षण तक विल्फोर ने कुछ नहीं कहा, केवल अपने गाल को खुजलाता रहा, जो उसकी आबनूस जैसी काली दाढ़ी के विपरीत अत्यंत पीला दिखाई दे रहा था। मैडम से कहो, उसने अंततः कहा, कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं और वे अपने कक्ष में मेरी प्रतीक्षा करें। जी, महोदय। फिर लौट कर आना और मुझे दाढ़ी बनाकर तैयार करना। अभी। नौकर थोड़ी देर के लिए चला गया, फिर लौटकर विल्फोर की दाढ़ी बनाई और उसे गंभीरता से काले वस्त्र पहनाए। जब वह समाप्त कर चुका तो बोला, मैडम कहती हैं कि जैसे ही महोदय तैयार हो जाए वे उनकी प्रतीक्षा करेंगी। मैं आ रहा हूं।
अपने कागजों का पुलिंदा बांह के नीचे दबाए और हाथ में टोपी लिए विल्फोर अपनी पत्नी के कक्षों की ओर बढ़ा। दरवाजे पर वह एक क्षण के लिए ठहर गया और अपने मृतवत पीले माथे पर बह रहे पसीने को पोंछा। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। मैडम द विल्फोर एक ऑटोमन पर बैठी थीं और अधीरता से कुछ समाचार पत्र और पुस्तिकाएं उलट पलट रही थीं, जिन्हें छोटा एडवार उनकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही फाड़कर टुकड़े कर देता था। वह पूरी तरह बाहर जाने के लिए सजी हुई थीं। उनकी टोपी एक कुर्सी पर रखी थी और उन्होंने दस्ताने पहन रखे थे। आह, आप आ गए महोदय, उन्होंने बिल्कुल शांत, अपने सामान्य स्वर में कहा। हे भगवान, आप कितने पीले लग रहे हैं। क्या आपने फिर सारी रात काम किया है? आप मेरे साथ भोजन करने क्यों नहीं आए? तो क्या आप मुझे साथ ले चलेंगे या मैं एडवर्ड के साथ स्वयं चली जाऊं? जैसा कि देखा जा सकता है, मैडम दी विल्फोर ने एक के बाद एक प्रश्न किए ताकि कोई उत्तर मिल सके। पर मोंस्यूर de विल्फोर हर प्रश्न पर मूर्ति की तरह ठंडे और मौन खड़े रहे। एडवार, उसने बच्चे को आदेशात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा, ड्राइंग रूम में जाकर खेलो। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ कहना है। यह ठंडी दृष्टि, दृढ़ स्वर और अप्रत्याशित प्रस्तावना मैडम द विल्फोर को कांपने पर मजबूर कर गई। एडवार ने अपनी माँ की ओर देखा और जब उन्होंने विल्फोर के आदेश की पुष्टि नहीं की, तो वह फिर से अपने शीशे के सैनिकों के सिर काटने में लग गया। एडुआर, विल्फोर ने इतनी कठोर आवाज में पुकारा कि बच्चा कालीन पर उछल पड़ा। सुनते हो? जाओ। ऐसे व्यवहार का अभ्यस्त न होने के कारण बच्चा उठ खड़ा हुआ, चेहरा पीला पड़ गया था। कहना कठिन था कि क्रोध से या भय से। उसके पिता उसके पास गए, उसका हाथ पकड़ा और उसके माथे को चूम लिया। जाओ बच्चे, उसने कहा। एडवार बाहर चला गया। मॉन्सियोर द विल्फोर दरवाजे तक गया और उसे बंद कर ताला लगा दिया। हे भगवान, युवा स्त्री ने कहा, अपने पति की आत्मा में झांकते हुए और मुस्कान बनाने का प्रयास करते हुए, जो विल्फोर की निर्लिप्त दृष्टि से जमकर रह गई। क्या बात है? मैडम, वह विष कहाँ रखा है जिसे आप प्रायः प्रयोग करती हैं? न्यायाधीश ने स्पष्ट और ठोस स्वर में कहा, दरवाजे और अपनी पत्नी के बीच खड़े होकर। मैडम दे विल्फोर को वही अनुभव हुआ जो किसी चिड़िया को होता है जब वह अपने सिर के ऊपर बाज के कसते हुए चक्र को देखती है। एक कठोर, टूटी हुई ध्वनि जो चीख और आह के बीच की थी, उसकी छाती से निकल पड़ी और वह एकदम सफेद पड़ गई। महोदय, उसने कहा, मैं मैं समझ नहीं पा रही। भय के एक उन्माद में वह खड़ी हो गई थी और अब दूसरे, उससे भी तीव्र उन्माद में वह फिर सोफे के गद्दों पर गिर पड़ी। मैंने आपसे पूछा, विल्फोर ने पूरी शांति से कहा, वह विष कहाँ है जिससे आपने मेरे ससुर मोंस्यूर द सेंट मेराव, मेरी सास बारवा और मेरी पुत्री वैलेंटीन की हत्या की? ओ महोदय, मैडम दे विल्फोर ने हाथ जोड़कर कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपका काम मुझसे प्रश्न करना नहीं, उत्तर देना है। पति को या न्यायाधीश को? मैडम द विल्फोर हकलाते हुए बोली। न्यायाधीश को, मैडम, न्यायाधीश को। उस स्त्री का पीला चेहरा, उसकी व्याकुल अभिव्यक्ति और उसका कांपता हुआ शरीर देखने में भयावह था। ओह महोदय, वह बुदबुदाई। ओह महोदय, और कुछ नहीं। आप मुझे उत्तर नहीं देती मैडम, उसके भयानक प्रश्नकर्ता ने कहा। फिर उसने ऐसी मुस्कान के साथ, जो उसके क्रोध से भी अधिक भयानक थी, जोड़ा, सच है, आप इसका खंडन भी नहीं करती। वह पीछे हट गई। और आप इसका खंडन कर भी नहीं सकती, विल्फोर ने कहा, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए, मानो न्याय के नाम पर उसे पकड़ने वाला हो। आपने ये सब अपराध निर्लज्ज चतुराई से किए, यद्यपि वह केवल उन्हीं को धोखा दे सकती थी जिनका आपके प्रति स्नेह है, उन्हें आपके विषय में अंधा बना देता था। मैडम,
द सेंट मेराव की मृत्यु के बाद मुझे पता चल गया था कि मेरे घर में कोई विष देने वाला है। मोंस्यूर दवरिनी ने मुझे इसकी चेतावनी दी थी। बारवा की मृत्यु के बाद ईश्वर मुझे क्षमा करे, मेरे संदेह किसी और की ओर मुड़े, एक देवदूत की ओर। वे संदेह जो अपराध न होने पर भी मेरे हृदय की गहराई में धधकते रहते हैं। पर वैलेंटीन की मृत्यु के बाद मैडम, मुझे अब कोई संदेह नहीं रहा, और केवल मुझे ही नहीं, दूसरों को भी। इसलिए आपका अपराध, जो अब 2 व्यक्तियों को झांत है और बहुतों को संदेहास्पद, सार्वजनिक किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैडम, अब आपसे आपका पति नहीं, बल्कि आपका न्यायाधीश बोल रहा है। युवती ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। ओह महोदय, वह हकलाकर बोली, मैं आपसे विनती करती हूं, दिखावे से भ्रमित मत होइए। क्या तुम कायर हो सकती हो? विल्फोर ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। मैंने सचमुच देखा है कि विष देने वाले प्रायः कायर होते हैं। पर क्या तुम कायर हो? तुम, जिसने 2 बूढ़ों और एक लड़की को अपने सामने मरते हुए देखा जब तुमने उन्हें स्वयं मार डाला था? क्या तुम कायर हो सकती हो? वह और अधिक उत्तेजित होकर बोला। तुम, जिसने 4 मृत्यु पीड़ाओं के प्रत्येक क्षण को गिन-गिन कर देखा? तुम, जिसने अपने नरकीय योजनाएं और अपराधपूर्ण औषधियां इतनी अद्भुत कुशलता और सटीकता से तैयार की? तुम, जिसने सब कुछ इतना सोच समझ कर किया? क्या तुमने एक बात का हिसाब लगाना भूल गई? अर्थात तुम्हारे अपराधों के खुलासे का परिणाम क्या होगा? नहीं, यह असंभव है। तुम्हारे पास अवश्य कोई और अधिक सूक्ष्म और अधिक घातक विष होगा, जिससे तुम अपने न्यायोचित दंड से बच सको। कम से कम मुझे आशा है कि तुमने ऐसा किया होगा। मैडम द विल्फोर ने अपने हाथ मरोड़े और घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं जानता हूं, उसने कहा। तुम स्वीकार करती हो, पर अदालत में किया गया स्वीकार, अंतिम क्षण का स्वीकार, जब तथ्य नकारे नहीं जा सकते, ऐसा स्वीकार किसी भी प्रकार से अपराधी के दंड को कम नहीं करता। दंड! मैडम दे विल्फोर चिल्लाएं। दंड! महोदय, मुझे लगता है आपने यह शब्द 2 बार कहा है। निस्संदेह। क्या तुमने सोचा था कि 4 बार अपराधी होकर भी तुम बिना दंड के बच जाओगी? क्या तुमने सोचा कि उस व्यक्ति की पत्नी होने के कारण, जो दंड की मांग करता है, तुम उससे बच जाओगी? वह चाहे जो भी हो, विष देने वाले के लिए फांसी का मंच तैयार रहता है। विशेषकर तब, जैसा कि मैंने कहा, यदि उसने अपने लिए अपने सबसे घातक विष की कुछ बूंदें सुरक्षित नहीं रखीं। मैडम दे विल्फोर ने एक जंगली चीख निकाली, और भयानक, अनियंत्रित आतंक उनके विकृत चेहरे पर फैल गया। ओह, फांसी से मत डरिए मैडम, न्यायाधीश ने कहा। मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे मैं स्वयं अपमानित हो जाऊंगा। नहीं, इसके विपरीत, यदि आपने मेरी बात पूरी तरह समझी है, तो आप जान जाएंगी कि आप फांसी पर नहीं मर सकती। नहीं, मैं नहीं समझी। आपका क्या अर्थ है? दुखी स्त्री ने भयभीत होकर कहा। मेरा अर्थ ये है कि पेरिस के मुख्य न्यायाधिकारी की पत्नी अपने कलंक से उस नाम को दूषित नहीं करेगी जो अब तक निष्कलंक रहा है, और न ही अपने पति और अपने बच्चे को अपमानित करेगी। नहीं, ओह नहीं। अच्छा मैडम, यह आपका एक महान कार्य होगा, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद? किस लिए? जो आपने अभी कहा, जो मैंने कहा, मेरा सिर घूम रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही। ओह! मेरे भगवान! मेरे भगवान! और उसने ऊपर देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठों पर झाग था। आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मैडम, विल्फोर ने कहा, जो मैंने इस कमरे में प्रवेश करते समय आपसे पूछा था। वह
विष कहाँ है जिसे आप प्रायः प्रयोग करती हैं? मैडम द विल्फोर ने अपने हाथ आकाश की ओर उठा दिए और उन्हें ऐंठन के साथ मरोड़ने लगी। नहीं! वह चिल्लाईं। नहीं! आप यह नहीं चाह सकते। जो मैं नहीं चाहता मैडम, विल्फोर ने कहा, वह ये है कि आप फांसी पर मरें। क्या आप समझती हैं? ओह महोदय, मुझ पर दया कीजिए। जो मैं चाहता हूँ, वह है कि न्याय हो। मुझे पृथ्वी पर दंड देने के लिए रखा गया है मैडम, उसने कहा। उसकी आंखें जल रही थीं। किसी दूसरी स्त्री, यहाँ तक कि किसी रानी को भी मैं जल्लाद के हवाले कर देता। पर आप पर मैं दया करूँगा। मैं आपसे कहूँगा, क्या यह सत्य नहीं है मैडम, कि आपने अपने सबसे कोमल, सबसे तेज और सबसे अचूक विष की कुछ बूंदें सुरक्षित रखी हैं? ओह! मुझे क्षमा कीजिए, महोदय, मुझे जीवित रहने दीजिए। वह कायर है, विल्फोर ने कहा। सोचिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम एक विष देने वाली हो। स्वर्ग के नाम पर नहीं, उस प्रेम के नाम पर जो कभी आपने मुझसे किया था। नहीं, नहीं, हमारे बच्चे के नाम पर। ओह! हमारे बच्चे के लिए मुझे जीने दीजिए। नहीं, 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 मैं कहता हूँ नहीं। एक दिन यदि मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूँ, तो तुम उसे भी मार सकती हो, जैसे तुमने दूसरों को मारा। मैं अपने बेटे को मारूँ, माँ ने पागलपन से विल्फोर पर झपटते हुए कहा। मैं अपने एडवार को मारूँ। ओह! ओह! और वाक्य एक भयानक हँसी में समाप्त हुआ। एक राक्षसी हँसी, एक पागल स्त्री की हँसी, और फिर रक्त से भरी खरखराती आवाज़ में डूब गया। मैडम द विल्फोर अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी थीं। विल्फोर उसके पास गया। इसे याद रखिए मैडम, उसने कहा। यदि मेरे लौटने तक न्याय नहीं हुआ, तो मैं स्वयं अपने मुंह से आपका अपराध प्रकट करूंगा और अपने ही हाथों से आपको गिरफ्तार करूंगा। वह हाँफते हुए, थकी हुई, टूट चुकी, उसकी बात सुनती रही। केवल उसकी आंख जीवित थी, भयानक अग्नि से दहकती हुई। क्या आप सुन रही हैं? विल्फोर ने कहा। मैं वहां एक हत्यारे के लिए मृत्युदंड की मांग करने जा रहा हूं। यदि लौटकर मैं आपको जीवित पाऊं, तो आज रात आप कौंसियरजरी की जेल में सोएंगी। मैडम द विल्फोर ने एक आह भरी। उसकी नसें ढीली पड़ गईं और वह टूटे हुए शरीर की तरह कालीन पर गिर पड़ी। राजकीय अभियोजक को मानो एक क्षण के लिए दया का अनुभव हुआ। उसने उसे कम कठोरता से देखा और धीरे से झुककर कहा, विदा मैडम, विदा। यह अंतिम विदाई मैडम द विल्फोर पर मानो घातक तलवार की तरह गिरी। वह बेहोश हो गई। राजकीय अभियोजक कमरे से बाहर चला गया और बाहर निकलकर उसने दरवाजे को 2 बार ताला लगाकर बंद कर दिया।